ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने खाड़ी में अमेरिका की सैन्य मशीनरी की सबसे कमजोर नस पर चोट की है। रिपोर्ट्स की माने तो ईरानी हमलों के कारण अमेरिका ने खाड़ी के करीब 15 सैन्य ठिकानों तक अपनी पहुंच और नियंत्रण हमेशा के लिए गंवा दिया। एक पूर्व अमेरिकी 4 स्टार जनरल के आकलन के मुताबिक इन रियर एरिया बेसों पर हुए भीषण नुकसान के बाद अब वाशिंगटन के सामने एक बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया। क्या अरबों डॉलर खर्च करके ईरान के मिसाइल रेंज में मौजूद बेसों को फिर से खड़ा किया जाए या अपनी सेना को पीछे समेट लिया जाए? ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी रियर बेसों को सीधे जंग के मैदान में तब्दील कर दिया। बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात में बने अमेरिकी हैंगर, बैरक, रडार सिस्टम, फ्यूल डिपो और कम्युनिकेशन सेंटर्स को भीषण नुकसान पहुंचा है। एक्सपर्ट्स की माने तो अमेरिकी सेना अब ईरान पर हमले करने की क्षमता रखती है, लेकिन बेसों तक आसान पहुंच खत्म होने और लॉजिस्टिक्स ठप होने से सैन्य अभियानों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। अब वॉशिंगटन के पास दो ही रास्ते बचे हैं, या तो असुरक्षित बेसों की मरम्मत पर अरबों डॉलर लुटा दे या फिर पूरे रीजन में अपनी सैन्य मौजूदगी का ढांचा बदल दे। ईरानी मिसाइलों के डर से पेंटागन अब एक छोटे और बिखरे हुए सैन्य ढांचे पर विचार कर रहा है। संभावित विकल्पों में पश्चिमी सऊदी अरब, जॉर्डन, इसराइल और दक्षिणी यूरोप को शामिल किया जा रहा है, ताकि अमेरिकी संपत्तियों को ईरानी मिसाइलों की मारक क्षमता से दूर रखा जा सके। हालांकि सेना को पश्चिम की तरफ ले जाना इतना आसान नहीं है। एक तरफ जहां कुवैत और अन्य खाड़ी देशों में अमेरिकी मौजूदगी कम हो सकती है, वहीं बहरीन में नौसैनिक बेसों को बनाए रखना वाशिंगटन की मजबूरी है। लेकिन इस तरह बेसों का फैलाव अमेरिका का सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स का खर्च कई गुना बढ़ा देगा। खाड़ी के ठिकानों पर हुए हमलों के बाद हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया अमेरिका के क्षेत्रीय रसद अभियानों के लिए सबसे अहम बैकअप बनकर उभरा है। लेकिन डिएगो गार्सिया से सप्लाई रूट लंबा होने के कारण सेना का ट्रांजिट टाइम 3 गुना तक बढ़ गया। इतनी लंबी दूरी से मिडिल ईस्ट में ऑपरेशन चलाने के लिए अमेरिका को टैंकरों, नौसैनिक जहाजों और रसद के विशाल भंडारों की जरूरत पड़ेगी, जिससे अमेरिकी मिलिट्री लॉजिस्टिक्स का अभूतपूर्व दबाव बनना तय हो जाता है। ईरानी हमलों ने अमेरिका को खाड़ी में अपनी सैन्य मौजूदगी का पूरा गणित बदलने पर अब मजबूर कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ट्रंप शासन आखिर किस तरीके से ईरान से जंग में निपटेगा, या फिर दोबारा से पाकिस्तान के रास्ते वो सीज फायर पर ईरान को लौटाना चाहते हैं। कई रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही है कि ट्रंप और असीम मुनीर के बीच बातचीत हुई है, जिसके बाद असीम मुनीर तेहरान की यात्रा करने वाले हैं और वहां पर ट्रंप का पैगाम देंगे। ऐसे में ईरानी जनता के लिए भी यह बड़ा सवाल खड़ा हो जा रहा है कि आखिर जब बार बार सीज फायर हो रहा है तो फिर युद्ध में वापसी कैसे हो जा रही है। जंग लड़ना है तो जंग को सही तरीके से लड़ा जाए, न कि बार बार सीज फायर फिर जंग, सीज फायर फिर जंग। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। ढेर सारी खबरों को पढ़ने के लिए डाउनलोड करें लाइव हिंदुस्तान का मोबाइल ऐप। यमन के हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब को बहुत बड़ा झटका दिया है। सीमा पर एक बार फिर ड्रोन वॉर भड़क चुका है। एक तरफ यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के 2 ही ड्रोन स्कैन ईगल को मार गिराने का बड़ा दावा किया, तो दूसरी तरफ यमन की सरकारी सेना ने सीमावर्ती इलाके अल वादिया में तबाही मचाने आ रहे हूती ड्रोन को हवा में भस्म करने का भी दावा किया। बाबल मंदेब जलडमरू मध्य में बारूद से भरी नावों को निशाना बनाया जा रहा है। यमन की हूती संचालित समाचार एजेंसी सबा ने सैन्य सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि उत्तरी पश्चिमी प्रांत हज्जा के ऊपर उड़ रहे सऊदी अरब के एक रिकॉनेसांस ड्रोन को मार गिराया गया है। हूतियों की सेना ने पहचान उजागर करते हुए बताया कि गिराया गया विमान अमेरिकी निर्मित स्कैन ईगल ड्रोन था। सैन्य सूत्रों के मुताबिक इसे हूतियों ने अपने हथियार से निशाना बनाया है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब हूती विद्रोही लगातार सऊदी अरब और यमन के सरकारी नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर मिसाइलें और ड्रोन दाग रहे हैं। इससे पहले सऊदी ड्रोन गिराए जाने के ठीक 24 घंटे पहले यमन की सरकारी समर्थक इमरजेंसी फोर्सेस ने दावा किया कि उन्होंने एक बड़े हूती हमले को नाकाम कर दिया।
यमन की सरकारी समर्थक इमरजेंसी फोर्सेस का अर्थ है निर्वासित सरकार और सऊदी बैक्ड फोर्सेस से। हादरामौत प्रांत के पूर्व में स्थित अल वादिया सीमा क्षेत्र में एयर डिफेंस यूनिट्स ने एक हुती ड्रोन को इंटरसेप्ट कर रास्ते में ही नष्ट कर दिया। आधिकारिक बयान के मुताबिक यह ड्रोन विस्थापित लोगों और नागरिकों से भरे रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहा था। गनीमत यह रही कि इसे लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही गिराया गया, जिससे किसी भी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इसके साथ ही बाबल मंदेब जलडमुरुमद में विस्फोटक से लदी एक हुती नाव को भी सेना ने तबाह करने का दावा किया है। यह वही सुना है जिसका समर्थन सऊदी कर रहा है। बता दें कि यमन साल 2014 के अंत से ही भीषण गृह युद्ध और दलदल में फंसा हुआ है, जब हुती विद्रोहियों ने राजधानी सना समेत अधिकांश उत्तरी यमन पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद 2015 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार के समर्थन में सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने हस्तक्षेप भी किया था। हाल के दिनों में मारिब और पश्चिमी तट से लेकर सऊदी सीमा से सटे इलाकों तक दोनों तरफ से हमले तेज हो गए हैं। सऊदी समर्थित फोर्सेज ने साफ किया है कि वे सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए किसी भी खतरे का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार हैं, जबकि हुतियों की तरफ से कहा गया है कि वे अपने ऊपर लगाए गए सारे सैंक्शंस को हटवाएंगे। अगर सऊदी ने हटाए नहीं तो उसे गंभीर भुगतान करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि सऊदी अरामको से लेकर सऊदी के दूसरे कई प्रांतों में हुतियों की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं, जिससे सऊदी को बड़े स्तर पर अब तक हानि पहुंची है। हालांकि क्या सऊदी आने वाले समय में हुतियों से एक बार फिर कोई सीज फायर का ऐलान करेगा या नहीं, अपने आप में यह बड़ा सवाल है। अमेरिका के दो बेहतर दोस्तों में शुमार तुर्की इसराइल इन दिनों जंग के मुहाने पर खड़े हैं। पहले जुबानी जंग थी, लेकिन अब सीरिया में इसराइली हमले के बाद जमीन पर जंग की स्थिति बन चुकी है। लेकिन सवाल है, क्या इसराइल इतना पावरफुल है कि वो तुर्की से जंग में भारी पड़े? वो इसराइल जो खाड़ी देशों में हर वक्त किसी न किसी जंग के मुहाने पर रहता है या फिर जंग में रहता है, अब वो धीरे धीरे बाहर भी पैर पसारने लगा। तुर्की की ओर से कहा गया कि वो ईरान नहीं है और नेतन्याहू भूल ना करें, तो नेतन्याहू की तरफ से जवाब दिया गया कि इसराइल जिसे सुरक्षा खतरा मानेगा उसे कतई नहीं छोड़ेगा। पर सवाल है, दोनों देशों के पास पावर कितना है? हाल के दिनों में अर्दवान और नेतन्याहू ने एक दूसरे पर जमकर तीखे हमले किए थे। अर्दवान जहां खुलेआम इसराइल को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते रहे हैं, वहीं नेतन्याहू का कहना है कि अर्दवान का शासन पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर रहा है। लेकिन अगर आज के दौर में दोनों देशों की वास्तविक सैन्य ताकत की तुलना करेंगे तो जमीन और समंदर के मोर्चे पर तुर्की इसराइल से बहुत आगे दिखता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक तुर्की दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, जबकि इसराइल 15वें नंबर पर आता है। तुर्की के पास 3.5 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं, 2200 से ज्यादा टैंक और समंदर में 180 से ज्यादा युद्धपोत हैं, जो इसराइल के मुकाबले 2 गुने या फिर 3 गुने हैं। तुर्की की असली ताकत का गेम चेंजर है उसका खुद का 5वीं पीढ़ी का स्वदेशी फाइटर जेट कान। तुर्की ने इस विमान का निर्माण तो कर लिया, लेकिन इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उसे अमेरिका से अत्याधुनिक इंजनों और कुछ खास तकनीकों की जरूरत है। हाल ही में ट्रंप के अंकारा दौरे के दौरान चर्चा इसकी थी कि ट्रंप ने तुर्की को इंजन देने के लिए हामी भरी है, जो वैश्विक मीडिया की सबसे बड़ी रिपोर्ट बनी थी। ऐसे में अगर अमेरिका से तुर्की को वो जरूरी इंजन और तकनीकी मिल जाती है तो तुर्की अपने कान लड़ाकू विमानों की फौज खड़ी कर देगा, और अगर इसके साथ उसे अमेरिका से F-35 भी मिल जाए तो तुर्की की वायुसेना इसराइल के बराबर या फिर उससे कहीं आगे ज्यादा निकल जाएगी।